नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ। क्या है इस रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट देखो हमें बताती है कोविड-19 के बाद जो रिमोट लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है विभिन्न स्कूल्स के द्वारा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उस रिमोट लर्निंग की लिमिटेशन क्या क्या हैं। जैसे गरीब लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते मोबाइल डिवाइसेस को। काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आपने भी न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी कि सोनू सूद ने गरीब परिवार को स्मार्टफोन लेके दिया, या फिर भैंस बेच के किसी किसान के परिवार ने स्मार्टफोन खरीदा ताकि बच्चा पढ़ सके। तो रिमोट लर्निंग की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और रिमोट लर्निंग पे जो फोकस किया जा रहा है इससे पता लगता है कि समाज में कितनी इनइक्वालिटीज़ हैं रिमोट लर्निंग को एक्सेस करने में। ये सब बताया गया है इस रिपोर्ट में। और मुख्य बातें क्या क्या मेंशन है इस रिपोर्ट में? देखो, जब से ये महामारी आई है वर्ल्ड के 1/3 जो चिल्ड्रन हैं जिनकी संख्या है 463 मिलियन, वो रिमोट लर्निंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख स्कूल बंद हैं पेंडेमिक की वजह से, और इस वजह से 286 मिलियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्री प्राइमरी क्लास से लेकर सेकेंडरी क्लास तक के, जिनमें से 49% तो गर्ल्स हैं। ये सब प्रभावित हो रहे हैं कोविड-19 की महामारी की वजह से। वैसे देखो, यूनिसेफ का एक और भी कैंपेन था जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये है री इमेजिन कैंपेन। ये ग्लोबल कैंपेन है जो कि लॉन्च किया गया यूनिसेफ के द्वारा। क्या इंश्योर करने के लिए? ये इंश्योर करने के लिए कि कोविड-19 की महामारी का बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट ना पड़े बच्चों पर, खास करके वो वल्नरेबल बच्चे जो गरीबी से अफेक्टेड हैं या फिर फैमिली वायलेंस से वो ऑलरेडी अफेक्टेड हैं। तो कोविड-19 की महामारी का ऐसा असर ना पड़े इन वल्नरेबल बच्चों पर कि वो इस असर से उबर ही ना सकें। तो ये प्रिवेंट करने के लिए ग्लोबल कैंपेन है री इमेजिन कैंपेन। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। ये देखो, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनाग्रल सेशन था, यानी पहला सेशन था। कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया ताकि उर्दू के जो लेखक या फिर साहित्यकार हैं जिनको उर्दू के फेमस पर्सनैलिटीज़ के नाम पर अवार्ड्स और सम्मान मिल चुके हैं। उर्दू की फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं? अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, आगा असर, राम बाबू सक्सेना, दया शंकर नसीम। इस काउंसिल ने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी आयोजित किया ताकि इन लेखकों ने और साहित्यकारों ने उर्दू लैंग्वेज को जो सर्विसेज दी हैं उनके लिए उनको सम्मानित किया जा सके। लास्ट में बात करें इस काउंसिल की, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये देखो, वर्ल्ड में बिगेस्ट उर्दू नेटवर्किंग हब है, ऑटोनोमस बॉडी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसको सेटअप किया गया था 1996 में। मकसद है उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट, डेवलप और प्रोपगेट करना। वैसे इस काउंसिल को अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज को प्रमोट करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मानसर लेक के रिजुवनेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर ने मानसर लेक के पुनर्जीवन से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस लेक के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। कहाँ पर है ये लेक? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू से 62 किलोमीटर्स की दूरी पर है मानसर लेक। आसपास फॉरेस्टेड कवर्ड हिल्स हैं। सुरिनसर और मानसर लेक को रामसर कन्वेंशन में डेजिग्नेट किया गया था नवंबर 2005 में। इनको रिजुवनेट करने का जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत मानसर लेक और आसपास के एरियाज को डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। देखो, जम्मू रीजन में दूसरा बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मानसर लेक। यहाँ पर हर साल बहुत से टूरिस्ट आते हैं। तो इस लिहाज से लेक
लेक की इकोलॉजी और हेरिटेज को प्रिजर्व करना जरूरी है, और उसी से संबंधित ये प्रोजेक्ट है मानसर लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल किरण हेल्पलाइन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किरण हेल्पलाइन के लॉन्च को अभी पोस्टपोन कर दिया है। ये क्या है हेल्पलाइन, किससे संबंधित है? ये देखो मेंटल हेल्थ से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करने के बारे में है। टोल फ्री नंबर लॉन्च किया जाना था। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की यह हेल्पलाइन है। इस नंबर पर कॉल करके इंडिविजुअल्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली, एनजीओज, डीपीओज, पेरेंट एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स और हॉस्पिटल्स, इन सब के द्वारा 13 लैंग्वेजेस में मेंटल हेल्थ से संबंधित सर्विसेज प्राप्त की जा सकती हैं। हेल्पलाइन की सहायता से 1 घंटे में 300 क्लाइंट्स को हेल्प की जा सकती है, और इस हेल्पलाइन को कोऑर्डिनेट किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, जो कि चेन्नई में है। इसके साथ साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन, ये सीहोर में है। सीहोर कहाँ पर है? ये सीहोर देखो मध्य प्रदेश में है। कौन कौन सी सर्विसेज अवेल की जा सकती हैं इस हेल्पलाइन पे फ़ोन करके? अर्ली स्क्रीनिंग, फर्स्ट एड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल वेलबींग, डेविएंट बिहेवियर को प्रिवेंट करना, साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट, ये सब इश्यूज जो हैं उनके लिए फ़ोन किया जा सकता है इस हेल्पलाइन पर। लेकिन अब फिलहाल इस किरण हेल्पलाइन को पोस्टपोन कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। कुछ दिनों बाद जब बाकी जो कमियां रह गई हैं उन्हें एड्रेस करके फिर से इस हेल्पलाइन को लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल यूके के ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम के बारे में है। दूसरे देश की स्कीम के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, उसकी संभावना तो कम ही है, लेकिन ये स्कीम अपने आप में इंटरेस्टिंग है, मतलब मेंस में एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखो कोविड-19 का रेस्टोरेंट्स पर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। लोग बाहर का खाना अभी पसंद नहीं कर रहे हैं, खाना डर है अभी भी। तो यूके की सरकार ने क्या किया है, बाहर जाके आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाओगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में जाके आपका बिल आता है $50, तो 50% आपका जो पैसा है सरकार देगी आपकी तरफ से उस रेस्टोरेंट को। तो $50 का 50% कितना हुआ? $25। लेकिन सरकार ने एक लिमिट लगा दी कि हम $10 से ज़्यादा नहीं देंगे पर हेड। और मंडे टू वेडनेसडे, एक हफ्ते में जब भी कोई बाहर जाके खाना खाएगा 50% पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टेक अवे यानी कोई घर लेके जाता है खाना, उस पर यह स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। मर्जी कोई कितनी बार खाना खाए रेस्टोरेंट आकर, हर बार स्कीम का लाभ वो पर्सन उठा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स इनोवेशन बेस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं उनकी हाल ही में एक वीडियो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, और इसमें चाइना ने प्रपोज किया कि ये कंसीडर किया जा रहा है कि ब्रिक्स का एक इनोवेशन बेस इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के बीच प्रैक्टिकल कोऑपरेशन हो सके इनोवेशन को लेके, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। जैसे देखो 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इनको लेके ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ में कोऑपरेशन हो, ताकि पोस्ट कोविड ईरा में डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके। मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट अडॉप्ट की गई ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा इस संदर्भ में कोऑपरेशन को लेके। इस जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया ब्रिक्स इनोवेशन बेस को इस्टेब्लिश करके ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ में सस्टेनेबल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने डिमांड की है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जब राइट्स हुए थे इस साल के शुरुआत में, उनमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, इसके आरोप लगे हैं, इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार देखो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये न्यूज़ में था, ये क्या है? कोई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन का कोई ऑर्गन है, या फिर एनजीओ है? इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है और पास्ट में पूछ चुकी भी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इंटरनेशनल एनजीओ है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। इसका बेस है लंदन में। पर्पस क्या है?
देखो, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट्स अगेंस्ट जो टॉर्चर हैं उनसे संबंधित अगर राइट्स का वायलेशन होता है तो इसके बारे में आवाज़ उठाना, हाईलाइट करना इन इश्यूज़ को, ताकि विभिन्न सरकारों पर जिन पर आरोप लगे हैं इन राइट्स के वायलेशन के, उन पर प्रेशर डाला जा सके। 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिल चुका है। इंडिया देखो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का पार्ट है और इस मूवमेंट को लीड किया जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा। हमारे देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल का रजिस्टर्ड ऑफिस है बेंगलोर, कर्नाटक में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। आपके सामने 5 स्टेटमेंट्स हैं, मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट देखो गलत है। किरण हेल्पलाइन जिसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है, मेंटल हेल्थ से संबंधित इश्यूज़ की काउंसलिंग के लिए है। ब्रिक्स इनोवेशन बेस, ये सही स्टेटमेंट है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करेगा ब्रिक्स इनोवेशन बेस, खास करके 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी से संबंधित इश्यूज़ पर। इसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है आप बताइए? गलत देखो इसलिए है क्योंकि ये जो काउंसिल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत। इसके बाद री इमेजिन कैंपेन, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया, बिल्कुल गलत। यूनिसेफ का ये कैंपेन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल गलत। ये इंटरनेशनल NGO है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।